आज मैं एक ऐसी कंपनी की बात करूंगा जो हमारे व्हीकल्स में लगने वाली केबल सप्लाई करती है और ना सिर्फ केबल्स बल्कि लैंप्स भी। एक्साइटिंग बात तो यह है कि कंपनी का ऑटोमोबाइल केबल्स और लैंप्स दोनों में ही डोमिनेंट मार्केट शेयर है विद ओवर 80% इन टू व्हीलर्स एंड 40% इन केस ऑफ पैसेंजर व्हीकल कार्स। मतलब सोचिए, लगभग हर दूसरी गाड़ी और 5 में से 4 टू व्हीलर्स के केस में इस कंपनी के केबल्स और लैंप्स लग रहे हैं। 2005 में लिस्ट होने के बाद से अभी तक इसका स्टॉक 5000% से ऊपर बढ़ चुका है ना कमाल की बात। मेरा नाम है सीए कनन बहल और आपका स्वागत है मोनोपोलिस्ट सीरीज के एक और एपिसोड में। पिछली बार हमने बात की थी सोलार इंडस्ट्रीज लिमिटेड की, जो इंडिया से होने वाले एक्सप्लोजिव्स इंडस्ट्री के एक्सपोर्ट में डोमिनेंट पोजीशन होल्ड करती है और अभी उन्होंने लेटली डिफेंस सेक्टर में भी वेंचर आउट किया है। हम ऐसे ढेर सारे मोनोपोलिस्ट स्टॉक्स का इन डेप्थ एनालिसिस अपने चैनल पर करते रहते हैं। आपको इन वीडियोस की पूरी लिस्ट हमारी मोनोपोलिस्ट स्टॉक सीरीज की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं आज के मोनोपोलिस्ट स्टॉक की, जिसका नाम है सुप्रजीत इंजीनियरिंग लिमिटेड। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपनी का ओवरव्यू, बिजनेस मॉडल, कॉम्पिटिटर्स, कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस, की रिस्क्स एंड चैलेंजेस, फाइनेंशियल्स, स्टॉक परफॉर्मेंस और फ्यूचर आउटलुक। तो बिना किसी देरी के चलिए समझते हैं कंपनी का बिजनेस। सुप्रजीत इंजीनियरिंग की शुरुआत साल 1985 में हुई थी सिर्फ एक प्रोडक्ट के साथ, जिसका नाम था मैकेनिकल कंट्रोल केबल्स, और वो शुरुआत भी सिर्फ एक ही क्लाइंट के साथ हुई थी जो थे टीवीएस मोटर्स। कंपनी को शुरू किया था मिस्टर अजीत कुमार राय ने, जो आज की डेट में भी कंपनी के चेयरमैन हैं। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया भी था, सुप्रजीत ऑटो एंसिलरी सेक्टर में ऑपरेट करती है। ऑटो एंसिलरीज इंडस्ट्री मतलब वो इंडस्ट्री जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का एक सबसेट है। ये इंडस्ट्री के प्लेयर्स जैसे कि बाइक और कार मैन्युफैक्चरर्स को पार्ट सप्लाई करती है, जैसे कि ब्रेक्स, विंडशील्ड्स एक्सेट्रा। इस वास्ट ऑटो एंसिलरी इंडस्ट्री में सुप्रजीत ऑटोमोटिव केबल्स एंड कंपोनेंट्स प्रोड्यूस करती है। इन केबल्स का काम होता है कि एक व्हीकल में डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को वो कनेक्ट करें ताकि एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में पावर ट्रांसफर की जा सके, या फिर इन केबल्स को करंट या वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए भी डिप्लॉय किया जाता है। इसके अलावा सुप्रजीत नॉन ऑटोमोटिव सेक्टर में भी ऑपरेट करती है, जहां पे वो अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए केबल्स एंड कंपोनेंट्स प्रोड्यूस करती है। और तो और कंपनी हैलोजन लैंप्स की भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। सुप्रजीत इंजीनियरिंग लिमिटेड इंडिया की लार्जेस्ट केबल मैन्युफैक्चरर है और वर्ल्ड वाइड भी अगर हम बात करें तो टू व्हीलर केबल्स में ये लीडर है। डोमेस्टिक टू व्हीलर केबल मार्केट में कंपनी का 80 से 85% का मार्केट शेयर है। बात करें लैंप्स की तो कंपनी का इंडियन टू व्हीलर सेगमेंट में 75 से 80% का मार्केट शेयर है और पैसेंजर व्हीकल्स के केस में यही मार्केट शेयर 45 से 50% का है। कंपनी के ना सिर्फ इंडिया में 18 मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस हैं, बल्कि अपनी ओवरसीज एक्विजिशंस के चलते इनके 5 प्लांट्स यूएसए, मेक्सिको, हंगरी और चाइना में भी हैं। कंपनी के अगर हम की कस्टमर्स की बात करें तो वो बड़े बड़े ऑटोमोटिव ग्रुप्स हैं, जैसे कि टाटा, महिंद्रा, बीएमडब्ल्यू और फोक्सवैगन। टू व्हीलर सेगमेंट में टीवीएस, हीरो, होंडा, बजाज और रॉयल एनफील्ड कंपनी के की कस्टमर्स हैं। और नॉन ऑटोमोटिव सेगमेंट में कंपनी के पास जेसीबी और गोदरेज जैसे बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं। कंपनी के अपने क्लाइंट्स के साथ इतने अच्छे रिलेशंस हैं कि लगभग सभी क्लाइंट्स ने इनको बेस्ट डिलीवरी, बेस्ट सप्लाई के जैसे अवार्ड्स दिए हैं। चलिए अब सुप्रजीत का बिजनेस मॉडल समझते हैं। कंपनी के पूरे बिजनेस मॉडल को हम मेजरली 2 सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, पहला केबल्स और दूसरा नॉन केबल्स। नॉन केबल्स में आते हैं बल्ब्स, और केबल्स के केस में कंपनी टू व्हीलर्स को और पैसेंजर व्हीकल कार्स ओईएम्स को जो सप्लाई करती है केबल्स, और नॉन ऑटोमोटिव सेक्टर में भी जो केबल सप्लाई करती है वो आते हैं। FY22 में कंपनी का 80% रेवेन्यू केबल्स डिवीजन से आया था और 20% नॉन केबल से। कंपनी की केबल्स कैपेसिटी 400 मिलियन और बल्ब्स 110 मिलियन की है। FY23 में कंपनी का ऑटोमोटिव सेगमेंट यानी BMW और टाटा मोटर्स जैसे क्लाइंट से 35% रेवेन्यू आया और टू व्हीलर से 25% आया। इसके अलावा सुप्रजीत आफ्टर सेल्स मार्केट के लिए भी कंपोनेंट सप्लाई करती है, यानी जब आप गाड़ी खरीदते हैं और उसके बाद आप उसमें कुछ पार्ट्स लगवाते हैं तो उसके लिए भी सुप्रजीत काम करती है। तो इस मार्केट से सुप्रजीत का 19% रेवेन्यू आया है। और फिर फाइनली नॉन ऑटोमोटिव क्लाइंट्स जैसे जेसीबी और गोदरेज से 22% रेवेन्यू आया है। ज्योग्राफिकल स्प्लिट को
अगर हम देखें तो FY 2002 से लेकर FY 22 में कंपनी का जो एक्सपोर्ट्स का शेयर है वो 1% से बढ़कर 40% तक हो चुका था। और FY 23 की हम बात करें तो यहाँ पे कंपनी का एक्सपोर्ट से 53% रेवेन्यू सोर्स हो रहा है। सुप्रजीत केबल से लेकर एनालॉग स्पीडोमीटर, ब्रेक शूज, LED और हैलोजन लाइट्स तक एक डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है। चलिए अब सुप्रजीत इंजीनियरिंग के कंपटीशन की बात कर लेते हैं। केबल सेगमेंट में हाइलेक्स, थाई स्टील केबल, ड्यूरा इंडस्ट्रियल कंपनी के कुछ एक कॉम्पिटिटर्स हैं ग्लोबल स्पेस में, जबकि इंडिया में इनके कॉम्पिटिटर्स हैं रेमसन इंडस्ट्रीज, AC इंजीनियरिंग एंड आस्क ऑटोमोटिव। अब इनमें से लिस्टेड सिर्फ एक रेमसन इंडस्ट्रीज है, लेकिन उसका साइज सुप्रजीत इंजीनियरिंग के सामने कुछ खास नहीं है। जहां सुप्रजीत का रेवेन्यू 2752 करोड़ का है, वहीं पे रेमसन इंडस्ट्रीज का इसका सिर्फ 11.3% है, जो कि 313 करोड़ बैठता है। अनलिस्टेड स्पेस में मुझे AC इंजीनियरिंग का जरूर थोड़ा डेटा मिला, लेकिन ये भी कोई खास प्लेयर नहीं है सुप्रजीत के सामने। जहां AC इंजीनियरिंग की कैपेसिटी 25 मिलियन की थी केबल्स मैन्युफैक्चर करने की, वहीं पे सुप्रजीत की 400 मिलियन है। इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर्स में से मुझे एक हाइलेक्स का प्रॉफिट मार्जिन का डेटा मिला और यहां पर भी सुप्रजीत उन्हें आउट परफॉर्म कर रही है। FY 16 में हाइलेक्स के जो मार्जिन थे वो 9% थे, जबकि सुप्रजीत के इसके लगभग डबल 16% पे थे। लेकिन FY 20 में कोविड के आने के बाद जब हाइलेक्स के मार्जिन नेगेटिव हो गए, तब भी सुप्रजीत के मार्जिन तब से स्टेबल रहे हैं। इसका मतलब सुप्रजीत ने ना सिर्फ डोमेस्टिक लेवल पर बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी अपनी डोमिनेंस बना रखी है। मगर वो कैसे, आइए जानते हैं सुप्रजीत इंजीनियरिंग लिमिटेड के कुछ एक की कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस। सबसे पहला कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है लो कॉस्ट कल्चर विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी के हर एक डिवीजन जैसे कि ऑटोमोटिव केबल्स और ऑटोमोटिव लैंप्स के लिए एक चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है, जो कि ना सिर्फ उस डिवीजन के आउटपुट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बल्कि उस डिवीजन की प्रॉफिटेबिलिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है। कंपनी ने अपने लो कॉस्ट कल्चर को अपनी ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बना रखा है। रिगरस बजटिंग एक्सरसाइजेस की जाती हैं और पिछले साल के बेंचमार्क्स और टारगेट्स को बीट करने का एंडेवर रहता है। फिर दूसरा ये कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बेस होना कंपनी को अपने ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स से एक एडवांटेज पर रख देता है, खासकर तब जब इनके कॉम्पिटिटर्स जापानीज और कोरियन है, जो इंडिया के जैसे सस्ती मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस नहीं है। और अगर उनके कॉम्पिटिटर्स इंडिया में भी फैक्ट्री सेटअप करते हैं ना, तो उनको अपनी कंट्री से एक्सपर्ट्स को इंडिया में भेजना पड़ता है। ऐसे में उनकी सैलरी कहीं ज्यादा होती है इंडियन मैनेजमेंट के कंपैरिजन में, और उनके एक्सपेंसेस भी कंपनी को बेयर करने पड़ते हैं, जिससे ओवरऑल कॉस्टिंग बहुत ज्यादा पड़ जाती है। और यहीं पर अगेन सुप्रजीत को एक कॉस्ट एडवांटेज मिलता है। फिर याद है मैंने आपको बताया था कि सुप्रजीत के कस्टमर्स ने उनको परफॉर्मेंस और क्वालिटी के अलग अलग अवार्ड्स दे रखे हैं। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि सुप्रजीत के की कस्टमर्स का टोटल केबल स्पेंडिंग का 75% वॉलेट शेयर सुप्रजीत के पास है। मतलब ये कि सुप्रजीत के जो क्लाइंट्स हैं वो ऑटो केबल्स पर जितना भी खर्चा करते हैं उसका 75% शेयर सुप्रजीत के पास जाता है। वैसे तो ये किसी भी ऑटो मैन्युफैक्चरर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वो अपनी जितने भी कंपोनेंट्स की सप्लाई है वो डाइवर्सिफाई करके रखे, लेकिन सुप्रजीत के जितने भी क्लाइंट्स हैं उन्होंने पूरी तरीके से भरोसा सुप्रजीत इंजीनियरिंग लिमिटेड पर करा हुआ है। ये मार्केट में उनकी ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी को दर्शाता है, जिसके चलते उन्होंने आज लीडरशिप पोजीशन मार्केट में होल्ड करके रखी हुई है। फिर अगली एडवांटेज है डाइवर्सिफाइड प्रेजेंस अक्रॉस सेगमेंट्स। सुप्रजीत ने ओवर द इयर्स अपने आप को एक सिंगल प्रोडक्ट सिंगल क्लाइंट कंपनी से मल्टी प्रोडक्ट मल्टीनेशनल कंपनी में ट्रांसफॉर्म किया है। अलग अलग सेगमेंट्स में डाइवर्सिफाई करते जाना और अलग अलग ज्योग्राफीज में एक्सपैंड करते जाना कंपनी की ज्योग्राफिकल और प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क को रिड्यूस कर देता है। सुप्रजीत ने ना सिर्फ हैलोजन बल्ब्स में डाइवर्सिफाई किया बल्कि इस सेगमेंट में ग्लोबल लीडरशिप भी अचीव करी है। कंपनी ने ऑटोमोटिव सेगमेंट में 2014 में एंट्री ली थी फीनिक्स लैंप्स लिमिटेड को एक्वायर करके, और नॉन ऑटोमोटिव सेगमेंट में 2015 में यूएसए की वेस्कन्स कंट्रोल लिमिटेड को एक्वायर करके एंट्री ली थी। इसके अलावा नॉन ऑटोमोटिव सेगमेंट में फर्दर डाइवर्सिफाई करने के लिए कंपनी ने अभी FY 23 में ही कॉन्ग्सबर्ग ऑटोमोटिव ASA को एक्वायर करके लाइट ड्यूटी केबल्स के डिवीजन में एंटर किया है। इससे कंपनी को ना सिर्फ प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन करने को मिली बल्कि ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन भी करने को मिली है। इस एक्विजिशन के बाद सुप्रजीत को मेक्सिको, हंगरी और चाइना में ऑपरेशनल प्लांट्स मिले और यूएसए में एक वेयरहाउस और टेक सेंटर भी मिला है। चलिए स्ट्रेंथ्स की बात तो हमने कर ली, अब सुप्रजीत के सामने जो रिस्क खड़े हैं उसकी भी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला ये कि सुप्रजीत का आज भी 80% रेवेन्यू केबल सेगमेंट से आता है, लेकिन ईवीज में क्या होता है उसमें ऑटोमोटिव केबल्स की काफी कम रिक्वायरमेंट हो जाती है। ऐसे में ईवी की बढ़ती हुई एडॉप्शन से कंपनी की सेल्स ड्रॉप हो सकती है। आजकल ऑटोमोबाइल्स में LED लैंप्स का यूसेज बढ़ता जा रहा है और सुप्रजीत मेजरली हैलोजन बल्ब्स प्रोड्यूस करती है। इस वजह से इनके फीनिक्स लैंप डिवीजन की ग्रोथ
ग्रोथ इफेक्ट हो सकती है। फिर आता है फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। मैंने आपको बताया था कि कंपनी का 53% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है, तो करेंसी वॉलेटिलिटी के चलते एक्सचेंज रेट में कोई भी एडवर्स इफेक्ट आता है तो उससे कंपनी के रेवेन्यूज में हमें ड्रॉप देखने को मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं सुप्रजीत को किसी क्लाइंट से $100 की पेमेंट मिलनी थी और डॉलर 85 से गिरकर 80 का हो जाता है, तो कंपनी की जो पेमेंट है वो 500 रुपए कम हो जाएगी। बैठे बैठे 500 रुपए का घाटा हो जाएगा। इसी को हम फॉरेन एक्सचेंज रिस्क बोलते हैं। आइए अब देखते हैं सुप्रजीत के फाइनेंशियल्स। दोस्तों, कंपनी की सेल्स ग्रोथ FY22 तक काफी म्यूटेड रही थी। FY19 में 1590 करोड़ से लेकर FY22 में सिर्फ 1840 करोड़ की कंपनी की सेल्स ग्रोथ हुई थी, जो सिर्फ 4.99% की CAGR में ट्रांसलेट होती है। लेकिन अगर हम FY23 की बात करें तो कंपनी की सेल्स ग्रोथ FY22 से 49.57% बढ़कर FY23 में 2752 करोड़ की हो गई थी। तो इससे कंपनी का सेल्स कैगर FY19 से FY23 तक 14.7% का बना। नेट प्रॉफिट की बात करें तो FY20 में एक शार्प डिप देखने को मिला था, जब प्रॉफिट्स 134 करोड़ से गिरकर सिर्फ 104 करोड़ के रह गए थे। लेकिन यहीं पे हमें एक शार्प रिकवरी भी देखने को मिली, जब FY22 में कंपनी के नेट प्रॉफिट्स 173 करोड़ के हो गए थे। लेकिन आपको एक अजीब बात बताता हूं, FY23 में कंपनी के रेवेन्यूज तो लगभग 50% से बढ़े FY22 के मुकाबले, लेकिन नेट प्रॉफिट में हमें गिरावट देखने को मिली। प्रॉफिट्स 12.54% से डिप होकर 152 करोड़ पे आ गए। इसका सबसे पहला कारण है कंपनी के घटते ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, जो FY22 में 14% के थे वो घटकर FY23 में सिर्फ 11% के रह गए। इसका मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। अब एक्सपेंसेस क्यों बढ़ रहे हैं इसकी बात मैं आगे करूंगा। नेट प्रॉफिट्स में ड्रॉप आने की दूसरी वजह यह है कि कंपनी ने अपने LDC बिजनेस के एक्विजिशन के चलते, यानी लाइट ड्यूटी केबल्स बिजनेस के एक्विजिशन के चलते कुछ एक राइट ऑफ्स करे हैं, जिसके चलते कंपनी के अर्निंग्स में हमें प्रेशर देखने को मिला है। और तीसरा रीजन यह है कि कंपनी का लॉन्ग टर्म डेट, जो FY22 में सिर्फ 138 करोड़ का था, वो बढ़कर 2648 करोड़ हो गया, जिसके चलते अगेन इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ी है और जिसके चलते अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट पर हमें इंपैक्ट देखने को मिला है। और डेट बढ़ने का कारण यह है कि कंपनी ने जो LDC बिजनेस एक्वायर किया है उसके चलते उन्होंने 226.8 करोड़ का लॉन्ग टर्म डेट रेज किया। हालांकि सुप्रजीत का डेट टू इक्विटी रेशियो अभी भी 0.59 का है और जनरली जब भी डेट टू इक्विटी रेशियो 1 के नीचे होता है तो ये जनरली सेफ माना जाता है। अब बात करते हैं कि कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन आखिर गिर क्यों गए। मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग FY23 में ग्लोबल इन्फ्लेशन और ओवरऑल रिसेशनरी एनवायरनमेंट के चलते तो उनके ऑपरेटिंग मार्जिन इंपैक्ट हुए ही, साथ ही साथ उनके LDC बिजनेस एक्विजिशन और इंटीग्रेशन के चलते भी मार्जिन पे इंपैक्ट देखने को मिला। आप अपनी स्क्रीन पर इस टेबल को देखिए। LDC बिजनेस का एक्विजिशन जून 22 में कंप्लीट हुआ था, जब इनके प्रॉफिट मार्जिन्स लगभग आधे हो गए थे। पिछले क्वार्टर से 15% से घटकर 8% रह गए थे। हालांकि अब यही मार्जिन्स बढ़कर 12% भी हो गए हैं। मार्जिन ड्रॉप होने का रीजन यही माना जा रहा है कि पिछले 2 सालों में इनपुट कॉस्ट प्राइसेस तो बढ़े हैं, लेकिन कंपनी अपने कस्टमर्स को उनको पास ऑन नहीं कर पाई। प्राइमरीली बिकॉज LDC बिजनेस की कंप्लीट ओनरशिप आते आते मैनेजमेंट के पास टाइम लग गया, तो जिस प्राइसेस पर ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स बने हुए थे उन्हीं प्राइसेस पर कंपनी को अपनी प्रोडक्ट सर्व करने पड़े। अब इनपुट कॉस्ट तो बढ़ गई थी, लेकिन इसकी वजह से कंपनी की सेल्स प्राइस थी वो सेम रही और इसी के चलते मार्जिन्स पर हमें प्रेशर देखने को मिला। यही सिनेरियो FY24 में भी कंटिन्यूड रह सकता है जब तक ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स न्यू कॉन्ट्रैक्ट से रिप्लेस नहीं हो जाते। इसके अलावा LDC बिजनेस में अभी ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट और सप्लाई चेन को स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है, जिससे मार्जिन्स और आगे जाके इंप्रूव हो सकते हैं। चलिए अब सुप्रजीत इंजीनियरिंग की स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस देखते हैं। पिछले 5 सालों में सुप्रजीत का शेयर प्राइस सिर्फ 41.21% बढ़ा है, जो कि बहुत ज्यादा इंप्रेसिव ग्रोथ नहीं है। लेकिन हाँ, पिछले साल में कंपनी के स्टॉक ने अच्छी ग्रोथ दिखाई है जो 20% की है। और रीसेंट परफॉर्मेंस बताऊं तो पिछले 1 महीने में सुप्रजीत का स्टॉक 4% से बढ़ा है। आइए अब देखते हैं कि एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग आगे आने वाले क्वार्टर्स में सुप्रजीत की ग्रोथ को कौन कौन से फैक्टर्स ड्राइव कर सकते हैं। सुप्रजीत के लिए पहला ग्रोथ ड्राइवर है उनका LDC बिजनेस। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि LDC बिजनेस एक्वायर करने से ना सिर्फ कंपनी को प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिला है, बल्कि ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन की भी सिनर्जीज देखने को मिली है। तो कंपनी को ओवरसीज कस्टमर्स का एक्सेस मिलेगा और ऊपर से सुप्रजीत की जो LDC की फैक्ट्रीज होंगी वो मेक्सिको, चाइना और हंगरी
सब्सिडरी जैसे लो कॉस्ट ज्योग्राफीज में होंगी, जो अगेन कंपनी के फ्रूगल अप्रोच से मैच करेगी। नेक्स्ट है आफ्टर सेल्स मार्केट ग्रोथ। दोस्तों आज की डेट में आफ्टर मार्केट सेल्स में काफी हद तक अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स डोमिनेट करते हैं और सुप्रजीत के केबल्स डिवीजन का सिर्फ 16% रेवेन्यू आफ्टर मार्केट सेल्स से आता है। लेकिन पिछले कुछ एक सालों से सुप्रजीत को आफ्टर मार्केट सेल्स में काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है और कंपनी हैलोजन लैंप्स भी डोमेस्टिक आफ्टर मार्केट सेल्स में बेच रही है। आगे जाके अगर मार्केट में अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर से ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स पर अगर शिफ्ट हुआ तो इससे सुप्रजीत इंजीनियरिंग के रेवेन्यू में हमें इंक्रीज देखने को मिल सकता है। सुप्रजीत के नॉन ऑटो बिजनेस का 90% रेवेन्यू एक्सपोर्ट मार्केट से आता है। मेजरली कहूं तो उनकी यूएस सब्सिडरी वेस्कॉन कंट्रोल से। अब कंपनी ब्राजील और मेक्सिको में भी एक्सपैंड कर रही है। इसके अलावा कंपनी का आज की डेट में नॉन ऑटोमोटिव सेगमेंट का 70% रेवेन्यू ओपीई यानी आउटडोर पावर इक्विपमेंट इंडस्ट्री से आता है। मगर अब मैनेजमेंट कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, मेडिकल इक्विपमेंट और होम जैसी बाकी इंडस्ट्रीज में भी डाइवर्सिफाई करने का जोर लगा रही है। इसलिए एनालिस्ट का यह मानना है कि सुप्रजीत का नॉन ऑटोमोटिव सेगमेंट उनकी ग्रोथ को ड्राइव कर सकता है। बस आज इसी के साथ अपनी वीडियो को हम कंक्लूड करते हैं। अगर आप हमारे साथ यहां तक बने हुए हैं तो इस एनालिसिस को लेकर जो भी आपकी राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको मोनोपोलिस्ट सीरीज के आने वाले एपिसोड्स में कौन सी मोनोपोलिस्ट कंपनी का एनालिसिस चाहिए वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। मैं आपके लिए ऐसे ही कई सारी इंटरेस्टिंग और इन डेप्थ एनालिसिस की वीडियो आगे लेकर आता रहूंगा। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है, ये किसी भी तरीके का बाय सेल या होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। ग्रो के चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही। जय हिंद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.